हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सीखेंगे, जो कि है क्या, कब, कहाँ और कैसे। जो बच्चे क्लास 6 में हैं उनके अलावा जो व्यक्ति टीजीटी एसएसटी सीटेट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन, व्हेन डिड द सिटीज डेवलप ऑन द बैंक ऑफ गंगा, गंगा नदी के किनारे शहरों का विकास कब से हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे लास्ट में, और आप अगर वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा वीडियो के बीच में। सबसे पहले हम पास्ट के बारे में क्या क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानने की हम कोशिश करते हैं कि उस दौरान लोग क्या खाते थे, पास्ट में जो लोग रहते थे वो क्या खाते थे, किस प्रकार के कपड़े वो पहनते थे, किस प्रकार के घरों में वो रहते थे। इसके अलावा उस समय पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी थी, जिसमें हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस और साइंटिस्ट, उस दौरान ये लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे, यह सब जानने के लिए हम पास्ट की स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि उस दौरान लोग कहाँ रहते थे, कैसे उनके घर होते थे, सबसे पहले लोगों ने कहाँ रहना प्रारंभ किया। चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर जानने की कोशिश करते हैं। यह है हमारा प्यारा भारत। इस मैप में आपको पूरे सब कॉन्टिनेंट का मैप मिलेगा, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा शामिल है। सबसे पहले फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप। इस मैप पर हम नर्मदा नदी ढूंढते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि लोग कहाँ रहते थे। तो नर्मदा नदी वह नदी है जिसके किनारे लोगों के रहने के शुरुआती सबूत हमें मिले हैं। तो दोस्तों देखिए, यह जो नदी है इधर आपको दिखाई दे रही है, एरोहेड से हमने दिखाने की कोशिश की है, यह नर्मदा नदी है। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर नर्मदा फॉर सेवरल 100,000 years. Some of the earliest people who lived there were skilled gatherers, that is people who gathered their food. तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले लोगों के रहने के सबूत किस नदी के किनारे मिले हैं, तो आपका आंसर होगा नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले लोग भोजन के संग्राहक थे, गैदरर्स थे। वो भोजन को इकट्ठा करना जानते थे कि आज अगर हमारे पास भोजन ज़्यादा है तो उसको हम स्टोर करके रख लेते हैं और आने वाले समय में उस भोजन का हम उपयोग करेंगे। इसके बाद दोस्तों अब हम सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों की तरफ चलते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। देखिए, यह है हमारे प्यारे भारत का मैप, साथ में सब कॉन्टिनेंट के बाकी हिस्सों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो आप ध्यान से देखिए, यह जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, इधर आपको सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ मिलेंगी, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। तो देखिए, हमने एरोहेड साइन से आपको दिखाया, यहाँ पर सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं। अब यह वह इलाका था जहाँ पहली बार लोगों ने गेहूं और जौ की फसलें उगाई थी। एग्जाम में आता है गेहूं और जौ की फसलें सबसे पहले किस एरिया में उगाई गई, तो इसको आपको मैप में भी दिखाना पड़ सकता है और आपको इसका नाम भी याद रखना है। तो मैप में हम दिखाएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर इस एरिया का नाम है, ये जो पहाड़ियाँ हैं इनका नाम है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। और दोस्तों यहाँ पर 8,000 साल पहले पहली बार फसलें उगाई गई थी, जिसमें गेहूं और जौ दोनों शामिल थे। इसके बाद देखिए, गेहूं और जौ फसलें उगाने के साथ साथ यहाँ रहने वाले लोगों ने पहली बार कुछ जानवर जैसे भेड़, बकरी और दूसरे पालतू जानवर पालना प्रारंभ किया था। आदमी के द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता था। कुत्ते का जो
जंगली प्रजाति होती है वह थी, और वह किरथर और सुलेमान पहाड़ी के पास रहने वाले लोगों ने पाली थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके बाद हम भारत के नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं, जहाँ पर आपको गारो और खासी की पहाड़ियाँ मिलेंगी। तो गारो की पहाड़ियों की तरफ चलते हैं। यह देखिए, यह है हमारे सब कॉन्टिनेंट का मैप। इधर आपको नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर आपको मिलेंगी गारो की पहाड़ियाँ, गारो हिल्स। तो दोस्तों, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के अलावा वह क्षेत्र जहाँ पर फसलें उगाई गई थी, उन क्षेत्रों में गारो हिल्स भी शामिल हैं। इसके बाद विंध्याचल, जो कि मध्य भारत का एक भाग है, सेंट्रल इंडिया का एक पार्ट है, उधर चलते हैं हम आपको लेकर। तो यह मध्य प्रदेश का जो वर्तमान नाम है मध्य प्रदेश, उधर आपको मिलेंगी विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत के आसपास जो लोग रहते थे, उन्होंने पहली बार चावल की खेती की थी। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आता है, अगर गेहूं या बारले के बारे में, गेहूं या जौ के बारे में, तो आपका आंसर होगा सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। वहीं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चावल पहली बार कहाँ उगाया गया, तो हमारा आंसर होगा विंध्याचल, सेंट्रल इंडिया के पार्ट में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके बाद इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसकी सहायक नदियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि इंडस रिवर, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ कहाँ पर हैं। तो यह जो आपको सर्कल में एरिया दिखाई दे रहा है, इधर आप देखेंगे कि जो मेन रिवर है वह है आपकी इंडस, और इंडस के अंदर सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं जो यहाँ पर सिंधु नदी के मैदान का निर्माण करती हैं। इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, कि सबसे पहली जो शहर बसे थे सब कॉन्टिनेंट में, उपमहाद्वीप में, सबसे पहले शहर किस नदी के किनारे बसे, तो हमारा आंसर होगा सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके किनारे, उनके बैंक के ऊपर सबसे पहली जो अर्लीस्ट सिटी थी वो लगभग 4700 साल पहले बसी थी। इसके बाद दोस्तों देखिए, गंगा और उसकी जो सहायक नदी है सोन। अब स्पेशली गंगा की सहायक नदियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने स्पेशली सोन के बारे में ही क्यों चर्चा की, क्योंकि गंगा और इसकी सहायक नदी सोन के मध्य का जो एरिया था वह उस समय मगध के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध था। तो मगध जो राज्य है उसके बारे में जानने के लिए हमने यहाँ पर चर्चा की गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के बारे में। तो हम जानते हैं सबसे पहले गंगा और उसकी सहायक नदी सोन कहाँ है। तो यह आपकी गंगा नदी है जो हिमालय से निकलती है, गंगोत्री से। इधर आप देखेंगे सोन नदी जो कि मध्य भाग से उत्तर की तरफ बहती है, वो इसकी एक सहायक नदी है। तो दोस्तों यह है आपकी गंगा नदी। इसके बाद यह है आपकी सोन नदी। जो एंशियंट टाइम था, पुराना समय था, एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा इज नोन एज मगधा। तो जो साउथ था गंगा के साउथ में, गंगा के दक्षिणी में, और उसको हम बोलते थे बिहार। आजकल इसको बोलते हैं बिहार, पहले उसको बोलते थे दोस्तों मगध। तो मगध के ऊपर बहुत सारे पावरफुल, बहुत सारे ताकतवर राजाओं ने शासन किया है, जिसमें अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य आदि शामिल थे। नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ द लैंड। किसी भी जमीन का एक विशेष नाम रखा गया, जैसे हमारे देश का नाम रखा गया, तो इसके पीछे का क्या तर्क, क्या कारण है, उसके बारे में हम जानेंगे। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री इज इंडिया एंड भारत। तो हमारे देश के लिए हम दो मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, या तो हम इंडिया बोलते हैं या भारत बोलते हैं। अब दोनों शब्दों के बारे में हम जानेंगे। तो जो इंडिया शब्द है दोस्तों वह है इंडस, जिसको हम बोलते हैं सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो कि संस्कृत नाम है, उसी का इंग्लिश नाम है इंडस, तो वहाँ से आया है। तो इंडिया जो शब्द आया है वह आया है इंडस से। इसके बाद सबसे पहले किसने प्रयोग किया इंडिया नाम, तो जो ईरानी लोग थे और जो ग्रीक लोग थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, उत्तर पश्चिम में रहते थे, लगभग 2500 साल पहले वो सिंधु नदी से फैमिलियर हुए, पहचान हुई उनकी। और सिंधु नदी को उनका सै का उच्चारण है की तरह था।
तो सिंधु का उच्चारण उनका हुआ हिंदोज या हिंदू। इस प्रकार से इस एरिया को हिंदुस्तान या इंडोस की वजह से इस एरिया का नाम रखा गया इंडिया। तो यह तो है इंडिया के नाम की कहानी की हमारे प्यारे देश का नाम इंडिया क्यों रखा गया। इसके अलावा भारत के बारे में हम जानेंगे। देखिए, द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। तो एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, कई बार आया है कि भारत या भरत जो समूह था वो किन लोगों को कहा जाता था। तो जो नॉर्थ वेस्ट में उत्तर पश्चिम में रहते थे, हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनके लिए भरत शब्द का प्रयोग किया गया, भारत शब्द का प्रयोग किया गया। और इस बारे में हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद से, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ एक ग्रंथ है और जिसकी रचना लगभग 3500 साल पूर्व हुई है। तो यहाँ पर जो भरत समूह है उसी से आपका जो हमारा प्यारा भारत है उसका नाम भारत पड़ा। और जो ईरानी और जो ग्रीक लोग थे वो सिंधु नदी का उच्चारण हिंदू या इंडोस की तरह करते थे, इस वजह से हमारे देश का नाम इंडिया हुआ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो नेक्स्ट करने से पहले एक बार अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है अभी तक का, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि फ्यूचर में हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। नेक्स्ट दोस्तों, अभी हमने जाना कि हमारे देश का नाम भारत क्यों रखा गया। इसके बाद फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, जो भूतकाल है उसके बारे में हमें जानकारी और कैसे मिलती है। देखिए, वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। पहला तरीका तो यह है कि हम उन किताबों को खोजें, उन किताबों को पढ़ें जो बहुत वर्ष पहले लिखी गई थी, और ऐसी किताबें मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट नाम है ये, जो आपका इंस्क्रिप्शंस और मैन्यूस्क्रिप्ट में डिफरेंस आता है वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, मैन्यू जो शब्द है वह लैटिन वर्ड है जो कि लैटिन भाषा से निकला है और उसका अर्थ होता है बाय हैंड, हाथ से लिखी हुई। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब वो सारी किताबें जो हाथ से लिखी हुई हैं, हस्तलिखित हैं, तो उनको हम बोलेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहाँ लिखी जाती थी इसके बारे में हम जानते हैं। उससे पहले आप देखिए, यह एक मैन्यूस्क्रिप्ट है जो कि प्राचीन काल में लिखी गई थी। इसके बाद दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाल्म लीफ, या तो ये ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी। तो एग्जाम में आता है भाई, ऑप्शन आएगा कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहाँ लिखी जाती थी, पत्थरों पर, चट्टानों पर, धातु पर या ताड़ के पत्रों पर। तो हमारा आंसर होगा पाम लीफ, ताड़ के पत्रों पर। या फिर जो स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क होती थी एक ट्री की, अब उस ट्री का नाम क्या है, उस ट्री का नाम है बिर्च ट्री, और यह पाया जाता है आपके हिमालय पर क्षेत्र में। तो हिमालय क्षेत्र में पेड़ पाया जाता है बिर्च नाम का पेड़, उसकी जो छाल है पेड़ की उसके ऊपर लिखा जाता था या तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, या लिखा जाता था पाम ट्री के ऊपर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके बाद हम जानेंगे इंस्क्रिप्शंस के बारे में। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं आपकी। तो इंस्क्रिप्शंस जनरली हार्ड सरफेस के ऊपर लिखी जाती थी, जैसे कि कोई पत्थर, कोई मेटल। अब जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो समय के साथ खराब हो जाएं तो उसको लंबे समय तक बनाकर रखने के लिए यूज किया जाता था इंस्क्रिप्शंस का। जनरली जो राजा होते थे वो अपने ऑर्डर, जो उनके आदेश होते थे कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था वो चाहते हैं और किस प्रकार से चाहते हैं कि लोग उनका बातों का फॉलो करें, तो उसके लिए पत्थर पर अपने आदेशों को उकेर देते थे। इन्हीं को इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। इंस्क्रिप्शन से हमें और क्या जानकारी मिलती है। कई बार राजा अपनी विक्ट्री को, अगर उसने दूसरे राजा को हरा दिया है, उसने कोई अभियान चलाया है दूसरे राजा के खिलाफ और उसमें उसको विजय मिली है, तो उसके बारे में ऐसे इंस्क्रिप्शंस में लिखवाते थे। इसके बाद देखिए, देयर आर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट एंड
ए पर्सन हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज आर्कोलॉजिस्ट। तो भाई पास्ट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हमने सीखा मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में, इंस्क्रिप्शंस के बारे में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो व्यक्ति स्टडी करता है उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आर्कोलॉजिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट। और इस ब्रांच को बोलेंगे आर्कोलॉजी। इसके बाद देखिए जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या स्टडी करते हैं, दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। तो क्या क्या स्टडी करेंगे भाई, जो पत्थर मिलेंगे उनको, जो बिल्डिंग्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स बचे हुए हैं, रिमेन्स बचे हुए हैं, ईंटें बची हुई हैं, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे और पता करेंगे कि पुराने समय में, पास्ट में लोग कैसे रहते थे, उनके नगर कैसे थे, किस नदी के किनारे थे, किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा वो एक ऐसी प्रोसेस का यूज करते हैं जिसमें वो एक विशेष क्षेत्र की मिट्टी को खोदते हैं, उस मिट्टी में दबी हुई चीज़ों को निकालते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें पत्थर से बनी हुई होती हैं, कुछ हड्डियाँ होती हैं, कुछ मिट्टी होती है, कुछ धातुएं होती हैं। तो उनसे वह उस समय के बारे में जानकारियाँ जुटाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो पुराने समय के बारे में स्टडी करता है, ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करता है, उसको बोलेंगे आर्कोलॉजिस्ट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो ऐसे चीज़ें उनको मिलेंगी जैसे कि है, इनको पोट मिला है, एक मटका मिला है। तो यह जो मटका है लगभग 4700 साल पुराना है। तो इस प्रकार की चीज़ें मिलेंगी आर्कोलॉजिस्ट को। इसके अलावा इधर हम मेटल के सिक्के देख सकते हैं, कॉइन्स देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि क्या ये कॉइन्स आज के कॉइन्स जैसे हैं या फिर आज के जो समय में हम कॉइन्स का यूज करते हैं वो इनसे बिल्कुल अलग हैं। साथ साथ आपको यह भी बता दें, जो ये सिक्के आपको मिले हैं ये सिल्वर कॉइन्स हैं, चांदी के सिक्के हैं, और यह लगभग 2500 साल पुराने हैं। आर्कोलॉजिस्ट के अलावा कुछ लोग जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे स्कॉलर को जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं पास्ट को, उसको हम हिस्टोरियंस कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं जो मिलती है उनको मैन्युस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से या आर्कोलॉजी से। इसके बाद देखिए दोस्तों, व्हाट डू डेट्स मीन्स। तो अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज है हमारा 1 मार्च 2021। तो दोस्तों ये 2021 का मतलब हमें समझना है इस टॉपिक से कि 2021 से हमारा यहाँ पर क्या मतलब है। क्या जो मानव जीवन है, हमारी जो सभ्यता है वो सिर्फ 2021 साल पुरानी है? जी नहीं, यहाँ पर जो हमने 2021 लिखा है उसका कुछ और ही मतलब है। चलिए जानते हैं क्या मतलब है उसका। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity। तो जिन्होंने क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म की स्थापना की थी, भगवान ईसा मसीह, उनका जन्म आज से 2021 साल पहले हुआ था। मानव पृथ्वी के ऊपर कितने साल से है इसको बताने के लिए 2021 का प्रयोग नहीं किया गया। 2021 का प्रयोग किया गया है ईसा मसीह के जन्म को दिखाने के लिए कि ईसा मसीह के जो जन्म हुआ उसको हम 0 मानते हैं। उसके बाद जब ईसा मसीह 1 साल के हुए तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, तो आज से 2021 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब उससे पहले की जो डेट्स हैं उसके बारे में क्या कहें, देखिए क्या कहेंगे उनके बारे में। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स और यूजुअली लेटर्स BC। तो भाई अगर आपने कुछ ऐसी डेट्स देखी हो जैसे 40 BC और BCE भी लिखा होता है कई जगह, इसका मतलब है ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था 40 में, उससे 40 साल पहले, बिफोर क्रिस्ट एरा से 40 साल पहले। और अगर कहीं पर आप ऐसा लिखे हो पाते हैं 5000 BC, यानी ईसा मसीह के जन्म से 5000 साल पहले। तो यहाँ पर जो डेट्स लिखी होती हैं हिस्ट्री में कई बार बच्चों को समझ में नहीं आती, तो उसके सामने अगर BC लिखा हुआ है इसका मतलब है वो ईसा मसीह के साल जन्म से उतने दिन पूर्व की समय है। इसके बाद देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस
जिनको हम सोल्व करेंगे, जो हमने अभी चैप्टर से किए हैं। नर्मदा वैली, तो नर्मदा वैली के बारे में हम जानेंगे। नर्मदा वैली थी जहाँ पर लोगों ने हंटिंग और गैदरिंग करना सीखा था, भोजन को रखना सीखा था। सबसे पहले नगर नर्मदा नदी के किनारे विकसित हुए थे। इसके बाद मगध, तो मगध के बारे में हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीखना है, सबसे पहला बड़ा राज्य था। इसके अलावा यह जो गंगा नदी है, गंगा नदी है और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है सोन, उनके बीच में था, गंगा के साउथ में, गंगा के साउथ में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गारो हिल्स, तो गारो हिल्स के बारे में आपको बताना है। तो सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियां थी, वहां पर हमें सबूत मिले थे सबसे पहली खेती के, लेकिन उसके अलावा गारो हिल्स भी ऐसी थी जहां पर हमें अर्ली एग्रीकल्चर के इन सबूत मिले हैं। इसके बाद दोस्तों इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज थी, उसके किनारे सबसे पहले शहर बसे थे। और यह कब बसे थे? लगभग 4700 साल पहले। इसके बाद लास्ट है आपका गंगा वैली, तो गंगा वैली के किनारे नदी शहरों की स्थापना कब हुई? 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स अगो। और उन शुरुआती राज्यों में कौन सा था? मगध। तो दोस्तों यह आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, खेती की शुरुआत कब हुई? 8000 साल पहले। सबसे पहले जो शहर थे वो क्या थे? 4700 साल पहले। और खेती की शुरुआत कहाँ हुई? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। याद रखना है आपको, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। सबसे पहले शहर कहाँ बसे? इंडस रिवर के पास, इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज के पास। गंगा के किनारे शहरों की स्थापना, जैसे मगध थे, उनकी स्थापना कब हुई? 2500 साल पहले। और जो प्रेजेंट टाइम है उसको हम कैसे लिखेंगे? 2021। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद हम उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो वीडियो की शुरुआत में पूछा, व्हेन डिड द सिटीज डेवलप ऑन द बैंक ऑफ गंगा, गंगा के किनारे कब सिटीज डेवलप हुई? तो हमारा आंसर होगा 2500 ईयर्स अगो। और सबसे पहले जो सिटीज थी उसमें क्या था? जो मगध था वो एक पावरफुल स्टेट था। So dear students and dear friends, thanks for watching the video. Like and share the video, subscribe the channel, hit the bell icon button ताकि आपको फ्यूचर में हमारे चैनल के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।